हेलो एवरीवन, आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। हमारी बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की क्लास चल रही थी। अगर हम बीएससी के वे में देखें तो वो थर्ड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री में है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स हम पढ़ रहे थे, रासायनिक बल गतिकी हम पढ़ रहे थे। मैंने आपको इसकी डेफिनेशन जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या थी वो बता दी थी। मैंने आपको बताया था रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब समय के साथ सांद्रता में कितना परिवर्तन हो रहा है, ये हमारा अभिक्रिया का वेग था। अभिक्रिया का वेग क्या था? रेट बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन। मैंने आपको इसकी इकाई बताई थी, सांद्रता बटा ये समय। सांद्रता की इकाई थी मोल पर लीटर, यानी मोल लीटर इनवर्स इसको हम बोल देते हैं, लीटर इनवर्स। समय ये सेकंड का इन्वर्स। ठीक है, ये हमने इकाई बताई थी मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, ये मैंने इकाई बताई थी रेट की। बाद में हमने बात करी थी जब हमने वेग नियम पढ़ा था। रेट भी मैं बात करूं, हमने वेग पढ़ा था, औसत वेग पढ़ा था, औसत वेग पढ़ लिया था, तात्क्षणिक इंस्टेंट रेट पढ़ ली थी, तात्क्षणिक वेग पढ़ लिया था, और हमने प्रारंभिक वेग भी पढ़ लिया था। 4 प्रकार के हमने वेग की बात करी थी, वेग, औसत वेग, तात्क्षणिक वेग और प्रारंभिक वेग। वेग के बाद हमने वेग नियम की बात करी थी। वेग नियम हमारा क्या था कि जो हमारी रेट होगी वो क्रियाकारक की सांद्रताओं के गुणनफल के बराबर होगी। यानी हमारी जो रेट होगी वो क्रियाकारक की सांद्रताओं के गुणनफल, यानी ये हमारे पास रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी मिलकर C प्लस डी प्रोडक्ट बना रहे थे, तो क्रियाकारक कौन हो गए? A प्लस बी। क्रियाकारक तो ये है, तो क्रियाकारक की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है, ये मैंने बता दिया था। और R इज इक्वल टू जब कांस्टेंट लगाया था, K हमने कांस्टेंट लगाया था, K हमारा क्या था? वेग नियतांक या दर नियतांक या रेट कांस्टेंट, ये था हमारा एक वेग स्थिरांक है, नियतांक, वेग नियतांक बताया था। और वेग नियतांक निकाल के, इस वेग नियतांक की मैंने इकाई निकाली थी पूरे फॉर्मूले से। इकाई निकाल के मैंने आपको इसकी जो सबके प्रथम कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, इनके लिए मैंने जो K की इकाई है वो डिराइव की थी, निकाली थी। इसके बाद अब हम देखते हैं कि अभिक्रिया की कोटि होती क्या है। अभिक्रिया की कोटि होती क्या है? नेक्स्ट अपनी हेडिंग है अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि ये कहती है जैसे हमारे पास रिएक्टेंट A है और कुछ हमारे प्रोडक्ट बना रहे हैं। रिएक्टेंट A है और बना रहा है प्रोडक्ट बना रहा है। हम अभिक्रिया की कोटि को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि वेग हमारे एक रिएक्शन हो रही है, अगर हम इसकी मैकेनिज्म निकालें, जैसे एक प्रोडक्ट में हमारे पास डी प्रोडक्ट बन रहा है, डी प्रोडक्ट एक पद में नहीं बनकर मल्टीपल स्टेप में बन रहा है। ए से बी बन रहा है, बी से सी बन रहा है, सी से फिर डी बन रहा है। मतलब ये एक रिएक्शन हो रही है, वो एक पद में ना होकर अनेक पद में हो रही है। अपन जब इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं, क्रियाविधि की बात करते हैं, तो ए से पहले बी बनता है, बी से सी बनता है और सी से डी बनता है। ये चीज़ अपने पास प्राप्त हो रही थी। हम देखते हैं कि अभिक्रिया का वेग जो है कहाँ से निकालेंगे हम, तो हम पाते हैं कि इसमें जो ये वाला स्टेप है स्लो स्टेप है, ये बहुत ही धीरे हो रही है। ये जो स्टेप है ये बहुत ही धीरे हो रहा है। इसको, ये जो ए से बी बन रहा है, इसको बनने में टाइम लग रहा है। भले ही बी और सी से डी जल्दी बन रहा है, लेकिन ये जो ए से जब बी बनेगा ये बहुत ही ज़्यादा टाइम ले रहा है। यानी ये हमारी रिएक्शन का क्या हो गया? स्लो स्टेप हो गया। स्लो स्टेप हो गया। जब कोई स्लो स्टेप अपनी रिएक्शन को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, तो हम इसे वेग निर्धारित पद कह देते हैं कि हमारी जो अभिक्रिया होगी उसके वेग का निर्धारण कौन कर रहा है? उसके वेग का निर्धारण जो है ये स्लो स्टेप कर रहा है, ये मंद पद कर रहा है। इसको हम वेग निर्धारक पद कह देते हैं, वेग निर्धारक पद। अब मैं बात करूं अभिक्रिया की कोटि हम किसे कहेंगे, अभिक्रिया की कोटि हम कैसे निकालते हैं, तो इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ मैं कि किसी अभिक्रिया में, किसी रिएक्शन में, अभिक्रिया में वेग निर्धारित पद में, वेग
निर्धारक यानी जो वेग का निर्धारण करेगा, यानी जो स्लो स्टेप होगा, वेग निर्धारक पद यानी स्लो स्टेप में भाग लेने वाले अणुओं परमाणुओं या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। ठीक है, यानी ये कहना चाह रहा है कि आपके पास कोई रिएक्शन है, वो मल्टीपल स्टेप में हो रही है, उसकी जब हम क्रियाविधि निकालते हैं तो जो सबसे स्लो स्टेप होगा वो वेग निर्धारक पद होगा, और उस वेग निर्धारक पद में जो अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे ये बता दिया कि इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, वेग निर्धारण पद में एक अणु भाग ले रहा है, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि जो है 1 हो गई। अगर 2 अणु भाग ले रहे हैं वेग निर्धारक पद में तो उसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 2। अगर वेग निर्धारक पद में कोई भी अणु भाग नहीं ले रहे हैं तो यानी उसकी अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी 0। इसके आधार पर मैंने आपको बताया शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। 3 अभिक्रिया की कोटि की बात हो गई। अभिक्रिया की कोटि एक एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ। यहाँ पे A से B बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या है? यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि 1 है। अगर मैं यहाँ A + B लिखूँ, यहाँ पे अभिक्रिया की कोटि क्या है? वेग निर्धारित पद में हम जब अभिक्रिया की कोटि निकालते हैं तो उसके लिए हम वेग नियम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? वेग नियम लिखते हैं। वेग नियम कैसे लिखते हैं? हमने वेग नियम पढ़ा कि अभिक्रिया की जो रेट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होती है। ये चीज़ हमने पढ़ी। जब हम इसका निशान हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे। ये हमारा वेग नियम हो गया। वेग नियम होगा। वेग नियम में हमें देखना है कि कितने ये पद प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए A की पावर 1 है, B की पावर भी 1 है, यानी 1 और 1 2, दो मॉलिक्यूल जो है भाग ले रहे हैं वेग निर्धारक पद में। ठीक है, हम अभिक्रिया की कोटि को इस वेग नियम से निकालते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन है ऐसे कि वेग नियम दे रखा है R = K, और यहाँ पे A की पावर 2 और B की पावर 0 ऐसे कुछ लिख रखा है। आपके पास ऐसे लिख रखा है और आपको पूछे कि इसकी अभिक्रिया की कोटि बताइए। हम अभिक्रिया की कोटि वेग नियम लिखकर ही डिफाइन करते हैं। ये अभिक्रिया की कोटि इसके लिए हो जाएगी 2। अभिक्रिया की कोटि इसकी कितनी हो गई? 2 हो गई। अभिक्रिया की कोटि निकाल, इसके साथ साथ एक टर्म और आती है, वो होती है अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि के साथ साथ अणुसंख्यता टर्म आती है। इन दोनों को जनरली हम कंपेयर करके ही देखते हैं। अणुसंख्यता क्या कहती है कि किसी अभिक्रिया में कितने अणु जो है टोटल भाग ले रहे हैं। कोई रिएक्शन है, टोटल इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं वो उसकी अणुसंख्यता हो जाएगी। किसी रिएक्शन में भाग लेने वाले कुल परमाणुओं की संख्या, अणुओं या आयनों की संख्या क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। 2 चीज़ हो गई, एक तो हो गया अभिक्रिया की कोटि, एक हो गई अणुसंख्यता। अभिक्रिया की कोटि में भी वही बात आई, लेकिन हमें इसकी मैकेनिज्म निकालनी है। ये वेग नियम से निकलेगी कि वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं, अणु परमाणु आयन कौन भाग ले रहा है। और अणुसंख्यता की जब हम बात करेंगे, इसमें आता है कि टोटल कितने परमाणु इसमें भाग ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो A + B 2 रिएक्टेंट है और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, इसके लिए मैं देखूं कि इसकी अणुसंख्यता क्या हो जाएगी। देखो 1 और 2 दो मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं तो इसकी अणुसंख्यता जो है
2 हो गई। अब मैं बात करूं इसके लिए कोटि भी हमको इसी अभिक्रिया के लिए निकालनी है। कोटि निकालनी है तो हम कोटि निकालने के लिए वेग नियम लिखेंगे। वेग नियम R बराबर K, ये आपने A लिख दिया, और ये B की सांद्रता, A की सांद्रता इंटू B की सांद्रता। अब आप देखिए जो वेग नियम में है कितने अणु हैं, 2 अणु हैं, तो इसकी अभिक्रिया की कोटि भी कितनी हो गई, 2 हो गई। सिंपल बात है। एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे आपके पास कोई रिएक्टेंट A है और वो बना रहा है प्रोडक्ट, इसमें इसकी अणु संख्या कितनी हो गई, 1 हो गई। अभिक्रिया की कोटि आप वेग नियम लिख दीजिए। वेग नियम आपने लिखा तो आपके पास ये प्राप्त हो गया, यानी इसकी अभिक्रिया की कोटि भी 1 हो गई। 1 ना लेके हम यहाँ पे A प्लस बी लो, तो मैं ये A प्लस बी लिया और ये प्रोडक्ट बनाया, A प्लस बी लिया और ये प्रोडक्ट बनाया A B। 1 2 दोनों भाग ले रहे हैं, अणु संख्यता इसकी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कोटि की बात करें इसकी अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि ये हो गई K R बराबर K A और B, 2 हो गई। A प्लस बी प्लस सी लिख दे तो इसकी अणु संख्यता, और ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी अणु संख्यता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और इसकी अभिक्रिया की कोटि भी 3 हो जाएगी। आप वैसे ही वेग नियम लिखोगे K R बराबर K A B और C, ठीक है, ये 3 हो गए। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता आप ऐसे निकाल सकते हो। मैं यहाँ ऐसे लिख दूँ 2A प्लस B मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसके लिए भी आप अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता को निकाल सकते हैं। यानी इसमें 3 जो है इसकी अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता दोनों 3 है, ठीक है। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता सेम आप ऐसे निकाल सकते हो। अब मैं बात करूँ हम कब जो है इसकी मैकेनिज्म निकालेंगे। देखिए आप, कभी कभी क्या होता है, अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि जो है दोनों अलग अलग होते हैं, कि आपकी अणु संख्यता अलग निकलेगी और अभिक्रिया की कोटि भी आपकी अलग निकलेगी। यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है कि जो आपके पास N2O5 एग्जाम्पल है, ये कोई रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट आपके पास बना रहा है 4NO2 प्लस O2, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित समीकरण है, ये संतुलित समीकरण है, ठीक है। अभिकारक है, उत्पाद बना रहा है। हम इसमें देखें इसकी मैकेनिज्म क्या होगी। मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म हम देखेंगे पहला N2O5 का जो अणु है जो रिएक्ट करेगा और N2O3 बनाएगा प्लस 1 ऑक्सीजन बाहर निकालेगा, ठीक है। अभिक्रिया संतुलित है, 3-2-5 ऑक्सीजन है, 2 नाइट्रोजन है, ठीक है। अब हम बात करें, ये जो स्टेप है हमारा, ये जो स्टेप है स्लो स्टेप है। क्या है, स्लो स्टेप है। स्लो आगे बात करते हैं N2O3 जब वापस टूटेगा, N2O3 ये जो है वापस टूटेगा, NO2 बना देगा, NO2 निकल गया और एक आपके नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बच गया, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड ये भी निकल गया। एक स्टेप आप ये देखिए, यहाँ हमारे पास कितने अणु काम में आए थे, 2 अणु काम में आए थे। अभी तक हमने कितने अणु काम में लिए, 1 अणु काम में लिया, ठीक बात है। 1 अणु और बच रहा है अपने पास, यहाँ लिख गया आप N2O5 अणु वापस बच रहा है। आप इधर देखिए, ये तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन गया क्योंकि यहाँ पे NO2 आ रहा है। देखिए NO2 मतलब हमारे प्रोडक्ट में आ रहा है, ये भी यहाँ काम आ चुका है, तो ये वाला प्रोडक्ट भी हमारे पास बच रहा है। ये तो रिएक्शन में है, ये यहाँ रिएक्ट करेगा, ये NO यहाँ रिएक्ट करेगा। इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट बनाइए, क्या बनेगा, ये देखिए 2 नाइट्रोजन और 3 नाइट्रोजन, डायरेक्ट 3NO2 कर दीजिए आप, 5 और 1 6, ठीक है। 6 ऑक्सीजन हो गए और आपके पास 3 नाइट्रोजन हो गए। मतलब ये मैकेनिज्म हो रही है, इसमें 3 पद हैं, ठीक है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 3 पद आपके पास है। इसमें ये जो पहला वाला पद है वो उसका वेग निर्धारक पद है। क्या है, स्लो स्टेप यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ये, स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। हमने जब अभिक्रिया की कोटि की बात करी, अभिक्रिया की कोटि की जब हमने बात करी तो मैंने बोला कि वेग निर्धारक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या उसकी अभिक्रिया की कोटि कहलाएगी, जो भी आएगी। तो इसके लिए वेग निर्धारक पद ये वाला पद है, इसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं, 1 अणु भाग ले रहा है। मतलब जब हम इसके लिए रेट लो लिखेंगे, रेट वेग नियम लिखेंगे तो R = K
और यहाँ हम केवल N2O5 ये लिखेंगे। यहाँ पे पावर में 2 नहीं लगाएंगे, इसको देखकर हम पावर में 2 नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे N2O5 लिखेंगे। यानी जो अभिकारक ये जो रेट है जो केवल एक ही अणु के ऊपर निर्भर कर रही है, यानी ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, ये जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक बात है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। अब मैं बात करूं इसकी अणु संख्यता क्या होगी। अणु संख्यता आप देखिए यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि इसकी अणु संख्यता जो है 2 होगी। ठीक है, इसकी अणु संख्यता तो आपके पास कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, लेकिन ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अणु संख्यता इसकी 2 हो गई, फिर प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इस प्रकार आप अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में अंतर कर सकते हैं। हम मैकेनिज्म के द्वारा वेग नियम लिखकर हम अभिक्रिया की कोटि का पता लगा सकते हैं, जबकि हम इसमें कितने अणु टोटल भाग ले रहे हैं उसको देखकर हम अभिक्रिया अणु संख्यता का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ उदाहरण के इनके अंतर बताती हूँ। अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में हम विभेद कैसे कर सकते हैं। यहाँ लिखना इधर अणु संख्यता और इधर लिखना अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। अणु संख्यता हम देखते हैं कि अणु संख्यता हम किसे कहते हैं, पहला पॉइंट कि टोटल कितने अणु इसमें भाग ले रहे हैं, कि किसी अभिक्रिया में टोटल भाग लेने वाले परमाणु या अणुओं की संख्या को अणु संख्यता कहा जाता है। डेफिनेशन से ही पहला अंतर करना है। इसमें पहला अंतर करना है कि वेग निर्धारक पद में कितने अणु जो है भाग ले रहे हैं, वेग निर्धारक पद में कितने अणु भाग ले रहे हैं। ठीक बात है, पहला अंतर तो यही हो गया। ठीक है, दूसरा अंतर हम देखें कि अणु संख्यता का मान है जो कभी 0 नहीं होता है, ये कभी 0 नहीं होता है, और अभिक्रिया की कोटि जो है 0 हो सकती है और ये 0 नहीं होता है। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और देखें कि अणु संख्यता का मान जो है वो हमें सैद्धांतिक रूप से प्राप्त होता है। सैद्धांतिक यानी हम इसको देखकर पता लगा सकते हैं कि अभिक्रिया में कितने अणु भाग ले रहे हैं, लेकिन ये जो है प्रैक्टिकल वैल्यू है, प्रायोगिक मान है। हमें मैकेनिज्म उसकी क्रियाविधि पता होनी चाहिए, तभी हम किसी अभिक्रिया की कोटि निकाल सकते हैं। यानी ये एक प्रायोगिक मान है, प्रायोगिक मान है। ठीक है, देखो ये सिद्धांतिक मान है, मतलब अपन अगर सिद्धांत पे जाए तो आप किसी भी परमाणु है जिसका आधा अणु आप नहीं ले सकते काम में, अगर हम सिद्धांत पे जाए। प्रैक्टिकली तो पॉसिबल है, लेकिन सिद्धांतिक रूप से आप कह देते हो कि हम आधा अणु कैसे लेंगे, तो इसका मान जो है भिन्नात्मक हमें प्राप्त हो ही नहीं सकता। मतलब भिन्नात्मक मान प्राप्त नहीं हो सकता, नहीं। ठीक है, और यहाँ ये जो है भिन्नात्मक 0 भी प्राप्त हो सकता है, भिन्नात्मक प्राप्त हो सकता है। ठीक बात हो गई। ये जो है ये वेग नियम पर आधारित है। अभिक्रिया की कोटि जो है वेग नियम पर आधारित है। ये 5वां वेग नियम पर आधारित है, वेग नियम पर आधारित है, क्योंकि हम अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, वेग नियम को लिखकर ही निकालते हैं, तो ये वेग नियम पर आधारित है, जबकि ये जो है वेग नियम पर आधारित नहीं है। इस प्रकार हम अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर कर सकते हैं। ये बात हो गई। अब एक चीज़ और आती है, हमने अणु संख्यता और अभिक्रिया की कोटि पढ़ी, हमने देखा कि कभी कभी जो है दोनों सेम आ जाते हैं, अभिक्रिया की कोटि भी 1 है और अणु संख्यता भी 1 है, सेम आ जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है। एग्जाम्पल एक आप देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे लूँ एस्टर लूँ CH3COO C2H5, ये मैंने एस्टर लिया है, इसका जो है मैं जल अपघटन करवा रही हूँ, इसका जल अपघटन करवा रही हूँ। जब इसका जल अपघटन करवाया जाता है, जल अपघटन करवाइए आप CH3COO C2H5 ऐसे लिखेंगे, इसको HOH में तोड़ देंगे, H+OH-। ये यहाँ से ब्रेक कर लीजिए आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कीजिए, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे नेगेटिव, इसके पास पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, H जो है नेगेटिव वाले के पास जाएगा, नेगेटिव जो है पॉजिटिव के पास जाएगा, तो हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देखिए आप CH3COOH यानी एसिटिक एसिड,
एसिटिक एसिड आपके पास बन गया, और एक और क्या बनेगा, C2H5OH इथेनॉल आपके पास इथेनॉल बनेगा। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बन गए आपके पास जब आपने इसका जल अपघटन करवाया। अब मुझे इसके लिए अणुसंख्यता निकालनी है। आप बताइए अणुसंख्यता, इसकी अणुसंख्यता क्या होगी? अणुसंख्यता इसकी होगी, दिख रहा है, एक अणु ये है, एक अणु ये है, यानी 2। लेकिन जब हम इसके लिए वेग नियम की बात करते हैं, ये वेग हम जब लिखेंगे यानी R जब इसके लिए लिखेंगे तो यहाँ K कांस्टेंट लगाकर हमारे पास जो वेग नियम प्रैक्टिकली मान जो प्राप्त होता है वो हमें ये एस्टर ही प्राप्त होता है, यही प्राप्त होता है। यानी हम अगर इसके लिए कोटि निकालें तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो गई। मतलब जो ये जल है इसने वेग निर्धारित पद में भाग क्यों नहीं लिया? वेग निर्धारित पद में भाग कौन लेता है? जिसकी मात्रा जो है सीमित होती है, लिमिटेड होती है। लेकिन यहाँ पे जल को जो है अधिक मात्रा में लिया जाता है। जल को क्या लिया जाता है? अधिक मात्रा में लिया जाता है। जब अधिक मात्रा में से आप थोड़ा सा जल काम में ले रहे हो तो इसकी सांद्रता पे कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको वेग निर्धारित पद में काउंट नहीं करते हैं। इसलिए जब हम वेग नियम लिखते हैं तो केवल एस्टर को ही लिखते हैं। वेग नियम में हमें ये लिखा और इसकी कोटि प्रथम प्राप्त हो गई। ऐसी अभिक्रिया जिसमें वो दिखती तो है हमें कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, अणुसंख्यता भी 2 है, लेकिन वो होती है एक्चुअल में प्रथम कोटि की। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? छद्म कोटि की अभिक्रिया। छद्म कोटि की मतलब जो है हमको खाली आभास करवाती है कि वो द्वितीय कोटि की है, लेकिन वो एक्चुअल में जो है प्रथम कोटि की होती है। छद्म कोटि की अभिक्रिया हम इन्हें बोलते हैं। ऐसी अभिक्रिया जो दिखती तो है द्वितीय कोटि की लेकिन वास्तव में प्रथम कोटि की होती है, जिनमें जो अधिक मात्रा में जो काम में लिया जा रहा है भाग, उसको हम वेग नियम में नहीं लिखते हैं, जिससे हमें प्रथम कोटि की अभिक्रिया प्राप्त होती है। इस प्रकार हम अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है कि इसमें एग्जाम्पल लिखूं कि वेग, आपके पास एक रिएक्शन है, एक एग्जाम्पल करवाती हूँ आपको। आपके पास कोई रिएक्शन है, A + B जो है प्रोडक्ट बना रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आता है प्रोडक्ट बना रहे हैं, और इसके लिए क्वेश्चन में आपको वेग नियम भी दे दिया। वेग नियम बराबर, यानी वेग नियम के लिए R बराबर क्या हो जाएगा, इन्होंने दे दिया K और A दे दिया ओनली। ठीक है, तो आप ऐसे आपको पूछा कि इसके लिए अणुसंख्यता भी निकालिए, और इसके लिए कोटि भी निकालिए। अणुसंख्यता आप इसकी निकाल सकते हो कि एक अणु ये है और एक अणु ये है, यानी 2 अणु भाग ले रहे हैं। लेकिन आप कोटि कैसे निकालोगे? अभिक्रिया के वेग नियम को देखकर कोटि निकालोगी। वेग नियम में आप देखोगी कि केवल A पर निर्भर कर रहा है, यानी इसकी ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो जाएगी। अगर ये इसका वेग नियम ये दे दिया होता K और कुछ भी नहीं दिया होता, केवल K दिया होता, तो आप बोलते कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, अगर ये A और B दोनों दे देते वेग नियम में भी, तो आप बोल देते ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।